सीता के बिना राम अधूरे है, यदि ऐसा रहता तो बताओ सीता जी को जंगल में छोड़ते? अपने प्रजा के लिए, ठीक है। चाहे होते तो 2 कौड़ी के प्रजा को 2 झापड़ मारते, है ना। हम अपनी पत्नी को त्याग दें, हाँ? तुम लोग की वजह से हम अपनी पत्नी को त्याग दें, जानते नहीं हो तुम लोग, हाँ? एक तो रावण हर के लेके गया था, कितना दिन तक लंका में थी, हम दूर रहे, है कि नहीं? अब फिर से जो है तुम लोग दूर करना चाहते हो, हाँ? हमारे जीवन में सीता का साथ नहीं लिखा। लेकिन देखो कभी कभी ये बातें हैं, ये रामायण है और इसमें उल्टा दिखाया गया है और आपको सीधा सोचना है। अब ये नहीं कि आप भी अपने पत्नी को जो है जंगल में छोड़ दीजिए, ये गलत बात है, उसमें उल्टा दिखाया गया है ना। उसी वक्त श्री रामचंद्र 2 झापड़ मार दिए रहते प्रजा को, तो बताओ सीता साथ में रहती ना। तो ये सिखाता है कि आप जो है, जो कोई ऐसा कह रहा है तो आप उसके बातों में ना जाएं, वो आपकी जिंदगी खराब कर देगा, तबाह कर देगा। है ना। संबोधन कारक संबोधित करने के लिए, अधिकरण कारक किसी वस्तु के स्थिति को बताने के लिए, संबंध कारक अधिकार को बताने के लिए, आपादान अलगाव को बताने के लिए, संप्रदान। और कोई बताएगा कारक? संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। संबोधन। चलिए एक बार समझिए कारक। कारक के प्रकार, कारक के प्रकार, ठीक है। कारक के प्रकार कौन कौन होते हैं? पहला जो कारक होता है वो कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा कर्म, चौथा संप्रदान कारक होता है, 5वां आपादान होता है, 8वां क्या होता है? संबंध कारक, अधिकरण और अधिकरण के बाद है समझ में संबोधन, ठीक है। देखो इन कारक का जो गिनती होता है ना, गिनती जैसे 1 2 3 4, तो इसको इसकी भाषा में ना, इसको पहला गिनती जो होता है इसको क्या कहते हैं? प्रथम, है ना। और ये और इसको कहते हैं, और ये क्या होता है? चतुर्थी, और ये पंचमी, और ये षष्ठी। स को ख पढ़ा जाता है, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी नहीं, ये भी प्रथमा ही होता है, ये भी प्रथमा ही, समझ आ रहा है? ये भी प्रथमा ही होता है। तो देखो ये हो गया कारक और ये हो गया कारक का विभक्ति। क्या हो गया? ये विभक्ति हो गया और ये विभक्ति मतलब एक तरह से इसको समझो कि नंबरिंग देते हैं, 1 2 3 4 5 6, आए समझ में? तो इसको प्रथमा कहते हैं। प्रथमा मतलब पहला, द्वितीय दूसरा, तृतीय तीसरा, चतुर्थी चौथा, पंचमी पांचवा, षष्ठी षष्ठी, छठवां सप्तमी सातवां, और ये प्रथमा, है ना। तो ये प्रथमा संबोधन कारक जो है ना, इसको हम विभक्ति प्रथमा में ही लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया विभक्ति और कारक। अब सबको पता चल गया कि कारक कौन कौन होता है। इधर से पढ़ के बताओ गोल्डी कुमारी, सब लोग ध्यान से सुना। कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो बैठ जाए। हाँ हाँ पढ़ो पढ़ो, और लोग पढ़े, पढ़ो जी। कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। पढ़ते चलो। कारक के कुल मिला के कितने भेद होते हैं? 8। पहला कौन सा कारक है? ठीक है। अब देखिए इसका विभक्ति
विभक्ति को जरा गौर से देखिए। कर्ता का विभक्ति प्रथमा, कर्म का द्वितीया, करण का तृतीया, संप्रदान चतुर्थी, आपादान पंचमी, संबंध क्लियर। ठीक है, ठीक है। यदि कारक को यदि हम देखें, वास्तविकता से पूछा जाए कि कारक क्या है ना। देखो, कारक का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, उसका मतलब होता है करने वाला। कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? करने वाला। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, इस शब्द से जो अर्थ निकालते हैं, उसका अर्थ होता है करने वाला। क्या? करने वाला। ठीक है, करने वाला। लेकिन और अन्य तरह से जब हम इसको बोलेंगे कि आखिर कारक क्या होता है, तो किसी भी वाक्य में दो चीजें होती है, संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम, ऐसे समझ में, संज्ञा और सर्वनाम। यानी किसी भी वाक्य के अंदर या मतलब कोई संज्ञा हो और चाहे सर्वनाम हो, संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, है ना। इन संज्ञा और सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ कौन सा रूप जुड़ा हुआ है ना। यानी किसी भी वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम, है ना, उस वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जिस रूप में जुड़े हुए होते हैं, उसे कारक कहते हैं। ऐसे समझ में, संज्ञा और सर्वनाम अन्य शब्दों से किस रूप में जुड़े हैं, है ना, किस रूप में जुड़े हैं। यानी एक तरह से देखो, संज्ञा और सर्वनाम का एक कनेक्शन होता है अन्य शब्दों के साथ। क्या कनेक्शन है इसका? ऐसा समझ में, क्या कनेक्शन है अन्य शब्दों के साथ? वही क्या है? कारक है। तीसरी बात कि कारक वह होता है ना, जैसे क्रिया के आधार पर यदि हम बात करें तो किसी भी वाक्य के अंदर एक क्रिया होती है। क्या क्रिया? तो क्रिया का स्पष्टीकरण, कौन? स्पष्टीकरण जिसके माध्यम से होता है, वही क्या कहलाता है? कारक। यानी कारक जो है क्रिया के स्पष्टीकरण में भूमिका निभाता है। ऐसे समझ में, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे समझें, ये लिखा है गंगा जल। क्या? गंगा जल। अब देखो, गंगा और जल में एक यहाँ संबंध है, गंगा और जल में एक यहाँ क्या है? संबंध। इन दोनों, ये दोनों एक कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। ऐसे समझ में, तो इनमें जो कनेक्शन है वो क्या है? गंगा का जल, गंगा का जल। ऐसे समझ में, देखो किस शब्द से जुड़ा है ये? का से जुड़ा है। ऐसे समझ में, गंगा का जल। ऐसे समझ में, गंगा का जल। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि जिस रूप में जुड़ा है, देखो किस रूप में? गंगा का जल। तो ये का जो है ना, गंगा का, तो इसमें कारक आ जाएगा। ऐसे समझ में, का। अब एक और चीज, अब इस तरह का बात यदि किया जाए, है ना, तो इसमें जो है अपनेपन का भाव आता है। किसका? अपनेपन का। मोहन का, सीता का, हरि का, है ना, उसका। समझ आ रहा है? तो इसमें अपनेपन का भाव आता है। ठीक है, जल्दी बैठो। इसमें जो है अपनेपन का भाव आता है, यानी उसको जो है हिंदी में हम कहेंगे, है ना, कि यह जो कारक है यहाँ पर, है ना, ये संबंध कारक। यानी गंगा और जल को रिलेट किया जा रहा है किससे? का से। जल किसका है? गंगा का। तो यहाँ पर जो का जो शब्द है, यहाँ पर गौर से देखिए तो दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। यही क्या है? कारक। समझ आ रहा है? यही क्या है? कारक है। ठीक है, तो इस चीज को हम समझेंगे कि कारक का मतलब होता है ये वाक्य के अंदर क्रिया का स्पष्टीकरण करे, स्पष्टीकरण में भूमिका निभाए, और दूसरा संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ उसका क्या संबंध है, अन्य शब्दों के साथ वह किस रूप में जुड़ा हुआ है, उसी का नाम क्या है? कारक। तो कारक का तीन बात हम ध्यान में रखेंगे। पहला शाब्दिक अर्थ है करने वाला। दूसरा क्या है? यह क्रिया के स्पष्टीकरण में भूमिका निभाता है। और तीसरा, यह संज्ञा सर्वनाम का अन्य संबंधों से
किस रूप में जुड़ा हुआ है उसको तय करता है समझ में। तो कारक की परिभाषा में हम लिखेंगे, है ना, कारक की परिभाषा में कि कारक का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ है करने वाला, शाब्दिक अर्थ है करने वाला। दूसरा क्या बताएंगे कि कारक किसी वाक्य में क्रिया के स्पष्टीकरण में भूमिका निभाता है। अगला पॉइंट याद करेंगे, कहेंगे हम कि किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम अन्य शब्दों से जिस रूप में जुड़े हों, है ना, उन्हें कारक समझ आ गया। तो कारक के संबंध में तीन बातें, पहला बात, कारक का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। दूसरा, कारक किसी वाक्य में क्रिया के स्पष्टीकरण में भूमिका निभाता है। और तीसरा, किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम अन्य शब्दों से जिस रूप में जुड़े हों उन्हें कारक कहते हैं। समझ आ गया। तो कारक का परिभाषा तीन बातों से हम ध्यान में रखेंगे। इतना तक क्लियर हो गया। तो ये हो गया कारक। अब यहाँ हम देखेंगे कि कारक के कितने रूप हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इतने सारे रूप हैं। समझ आ रहा है, इतने सारे रूप हैं। ठीक है। और इनकी ये विभक्ति हो गई, कर्ता की विभक्ति प्रथमा, कर्म की विभक्ति द्वितीया, करण की विभक्ति तृतीया, संप्रदान चतुर्थी, आपादान पंचमी, संबंध षष्ठी, अधिकरण सप्तमी और संबोधन प्रथमा। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हम समझने वाले हैं कि आखिर जो कर्ता है ये वाक्य में कैसे पता चलेगा, है ना, कि किसी वाक्य में कर्ता कौन है, कर्म कौन है, करण कहाँ है, संप्रदान कहाँ है, आपादान कहाँ है, ये कैसे पता चलेगा, है ना। तो इसके लिए इन कारकों का एक चिन्ह यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? चिन्ह एक यूज करते हैं। इन कारकों का चिन्ह यूज किया जाता है। अब वो चिन्ह क्या है? तो कर्ता किसी भी वाक्य में पता चले, है ना, इसे हम कैसे स्पष्ट करेंगे? तो उसमें हम ध्यान देंगे कि कोई संज्ञा या सर्वनाम हो तो उसके साथ ने जो है छिपा हुआ होना चाहिए या ने जो है प्रदर्शित होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कहा जाए कि राम, है ना, ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। अब यहाँ पे गौर से देखिए, राम ने किसमें छुपा है? राम में, है ना। इसका मतलब राम में कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, कर्ता कारक है ना। देखो बहुत जगह ने जो है छिपा रहता है, वो दिखता नहीं। यहाँ ने तो स्पष्ट हो गया, लेकिन बहुत जगह ने जो है दिखता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक सेंटेंस ले लिया हम यहाँ पर, जैसे सीता खाती है, सीता खाती है, ऐसा समझ में, सीता खाती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ने का स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ने क्या है? छिपा हुआ है, समझ में। ने यहाँ साइलेंट है, सीता खाती है। खाने का एक्शन कौन कर रहा है? सीता। खाने का एक्शन कौन कर रहा है? ठीक है, कौन कर रहा है? सीता। अभी हम बात किए यहाँ पर कारक का मतलब होता है करने वाला, है ना। कारक का मतलब करने वाला। तो करने वाला का संबंध किससे होता है? कर्ता से। जो काम को करता है उसे कारक, कर्ता कारक कहते हैं। इसलिए सीता ने, यानी इसमें ने साइलेंट है, तो यहाँ पे कौन सा कारक है? कर्ता कारक। तो कर्ता कारक का मतलब होता है क्रिया का जो संपादन करे, क्रिया का जो संपादन करे, क्रिया को जो करने का काम करे, वही कर्ता कारक होता है। जैसे सीता यहाँ खाने का काम कर रही है,
तो खाने का काम कौन कर रहा है? सीता। यानी क्रिया यहाँ पे खाना क्या है? क्रिया है। क्रिया का संपादन कौन कर रहा है? सीता। है समझ में? तो कर्ता कारक का परिभाषा से स्पष्ट होता है क्या कि क्रिया का जो संपादन करे, क्रिया का जो संपादन करे उसे कर्ता कारक कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। तो क्रिया का संपादन कौन कर रहा है? सीता। इसलिए सीता में कौन सा कारक है समझ में? यानी आप जैसे अंग्रेजी में पढ़ते हैं ना, अंग्रेजी में पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंस पढ़ते हैं और आपको बताया गया कि असर्टिव, सारे असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। बताया गया ना, ही, सी, ईट, राम, है ना? जब ये सब्जेक्ट बन करके आते हैं तो सेंटेंस में पहले ही लग जाते हैं, है ना? तो सब्जेक्ट वही चीज है कर्ता, है समझ में? उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे, है ना? ये सीता क्या है? यहाँ सब्जेक्ट है, यानी कर्ता कारक है। आपको केस में बताया गया है सब्जेक्टिव केस होता है ना? तो यहाँ पे सीता में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, है ना? और कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने होता है। समझ आ रहा है? चलिए अगला देखते हैं, द्वितीया कर्म कारक। द्वितीया में कर्म कारक है। कर्म कारक का सिंबल क्या होना चाहिए? को होना चाहिए, है ना? कर्म कारक का सिंबल क्या होना चाहिए? को होना चाहिए। अब बात आ गई कि को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में देखिए, राम ने रावण को मारा, है ना? राम ने रावण को मारा, यानी कर्ता जो है क्रिया के साथ मिलकर कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है? रावण को मार रहा है ना? यानी कहने का मतलब, इसको सीधा तौर पे समझिए, जो एक्शन करे वो कर्ता कारक हो गया, और जिस पर एक्शन किया जाए वो कर्म कारक हो गया। यानी क्रिया का संपादन किस पर हो रहा है? रावण पर। किसके द्वारा हो रहा है? राम के द्वारा। है समझ में? यानी मारने का काम किस पर हो रहा है? रावण। यानी क्रिया का संपादन जिस शब्द पर हो उसमें कौन सा कारक आएगा? कर्म कारक। और कर्म कारक का सिंबल होता है को। ठीक है? कर्म कारक का सिंबल क्या होता है? को। जैसे एक और हम सेंटेंस लेते हैं, जैसे राधा, है ना, रोटी खाती है। राधा रोटी खाती है। अब बताइए कि खाने का एक्शन किस पर हो रहा है? खाने का एक्शन रोटी पर। एक्शन कौन कर रहा है? राधा। अभी बताइए कि एक्शन कर रहा है राधा, तो राधा हो गई कर्ता, और जिस पर एक्शन हो रहा है कर्म। यानी इसमें जो है को जो है साइलेंट है ना? राधा खाती है, किसको खाती है? रोटी को, है ना? और कुछ खाती है? भाई रोटी ही ना खाएगी, है ना? राधा रोटी को खाती है, यानी को यहाँ पर क्या है? साइलेंट, है ना? तो जहाँ को साइलेंट हो उसमें कर्म कारक होता है। ठीक है? यानी जिस पर एक्शन किया जाए कर्म कारक, और जो एक्शन करे उसे कर्ता कारक। समझ आ रहा है? कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है? उसी तरह तीसरा देखते हैं। तीसरा में कौन सा कारक है? करण कारक। समझे जरा इस चीज को ऐसे कि वह पिताजी के साथ विद्यालय जाता है। वह पिताजी के साथ विद्यालय जाता है। तो यहाँ पे गौर से देखिए सब लोग, पिताजी के साथ विद्यालय जाता है। तो यहाँ पर एक जो है संबंध दिख रहा है पिताजी के साथ, है ना? कि कहने का मतलब वह एक्शन तो कर रहा है, लेकिन उसमें जो है एक्शन जो है किसके साथ मिलके कर रहा है? पिताजी के साथ। एक और सेंटेंस लिखते हैं, जैसे राम के द्वारा रोटी खाई जाती है। राम के द्वारा रोटी खाई जाती है। यहाँ पर भी देखिए एक पॉइंट क्लियर हो रहा है, राम के द्वारा पिताजी के साथ, राम के द्वारा पिताजी के साथ। है समझ में?
तो यहाँ पर एक सिंबल निकल के आ रहा है के द्वारा और यहाँ पे एक सिंबल निकल के आ रहा है के साथ। तो जब सेंटेंस में इस तरह की बात आए तो समझिए कि उसमें कौन सा कारक है? करण कारक। करण कारक है, समझ में? कौन सा कारक है? करण कारक है। तो यानी करण का सिंबल हो जाएगा यहाँ पे देखिए के द्वारा, एक ने छिपा रहता है। तो इसमें हम 3 बातें याद रखेंगे, ने से के द्वारा, ने से के द्वारा, ने से के द्वारा। के साथ होगा तब भी करण कारक, के द्वारा होगा तब भी करण कारक। ऐसा समझ में? से का सिंबल कहाँ होता है? से का सिंबल जैसे वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है। यहाँ पर देखिए से छिपा हुआ है, यहाँ पर देखिए के साथ, यहाँ पर देखिए के द्वारा, के द्वारा। 3 बातें स्पष्ट हो रही है ना? कलम से, पिताजी के साथ और राम के द्वारा, राम के द्वारा। अब देखो इसका मेन मतलब क्या होता है? इसका मेन मतलब होता है कि करण कारक में ये चीज हमको ध्यान में रखना है ना, कि करण कारक में जो भी क्रिया हो रही है, जो भी क्रिया हो रही है वो किसी के साथ मिलकर हो रही है ना? किसी के साथ मिलकर हो रही है, यानी कोई उसमें सहारा दे रहा है, कोई इसमें सहारा दे रहा है ना? और इस सहारा को इन शब्दों से स्पष्ट करेंगे, किससे? के साथ, से और के द्वारा और ने से भी करते हैं। है समझ में? ये जो है सहारा प्रदान कर रहे हैं, ठीक है? सहारा प्रदान कर रहे हैं, इसीलिए इनमें करण कारक का हम यूज करते हैं। यहाँ पे करण कारक है, कलम से करण कारक होता है। वो किससे लिखता है? कलम से। कलम हमेशा साथ में रहेगा, है ना? वह पिताजी के साथ विद्यालय जाता है, वह जाता है विद्यालय किसके साथ? पिताजी के साथ। साथ में कौन है? पिताजी, है ना? वह राम के द्वारा रोटी खाई जाती है। रोटी खाने का काम कौन कर रहा है? राम के द्वारा। तो इन तीनों वाक्यों में जो कारक लगा हुआ है उस कारक का नाम क्या है? तो इसका हम चिन्ह याद करेंगे, ने से के द्वारा, ने से के द्वारा। तो कर्ता का चिन्ह क्या हो गया? ने, कर्म का चिन्ह को और करण का चिन्ह ने से के द्वारा। ठीक है, चलो चौथा कारक है संप्रदान कारक। एक और बात हम यहाँ पे स्पष्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ इस तरह का सेंटेंस आ जाए कि राजा धोबी को वस्त्र देता है। राजा धोबी को वस्त्र देता है। अब पूछा जाए कि बताइए यहाँ करण कारक है? यहाँ करण कारक है? क्यों नहीं है? कि इसमें कोई सिंबल ही नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है ना? लेकिन इसमें सिंबल किसका दिख रहा है? को का सिंबल दिख रहा है। तो गौर से देखिए, को का सिंबल दिख रहा है ना? हाँ, को का सिंबल दिख रहा है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि ऐसा लग रहा होगा कि हम कर्म कारक में जा रहे हैं, है ना? लेकिन कोई बात नहीं, हम कर्म कारक में भी जा रहे हैं और संप्रदान कारक में भी जा रहे हैं। अब इसमें यदि सेंटेंस में आ जाए कि वह धोबी को वस्त्र देता है, इसमें कौन सा कारक है? तो सब लोग कहेंगे कर्म कारक है ना? सब लोग क्या कहेंगे? कर्म कारक है। कैसे पता चल रहा है? को से पता चल रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा भाव यहाँ पर झलकाना है। क्या भाव है? तो भाव यही है कि कपड़ा देता है तो वापस लेता है कि नहीं? है राजा भी तो है। अरे कपड़ा, राजा है तो कपड़ा दे भी सकता है और कपड़ा ले भी सकता है। तो लेकिन यहाँ पर बात धोबी का है, और धोबी का मतलब होता है कि उसको कपड़ा धोने के लिए देते हैं, है कि नहीं? तो राजा धोबी को वस्त्र देता है। जब इस सेंस में जब इसको यूज करेंगे कि वह धो करके वापस ले लेगा, है ना, तब कर्म कारक हो जाएगा। लेकिन जब धो के वापस नहीं लिया, है ना, तो धोया ही कहा, वो तो उसका हो गया। तो जब कोई सामान दे करके वापस न लिया जाए, है ना, तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। चिन्हवा कौन रहता है? वो ही रहता है ना? तो ऐसा सेंटेंस आए, इसमें कौन सा कारक है? तो कहिएगा कर्म कारक। कौन सा? कर्म कारक। लेकिन इसको हटा के यहाँ पे कहा जाए कि राजा धोबी को दान देता है,
तब यहाँ पे क्या होगा? संप्रदान कारक। बात समझ में आ रहा है? कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर क्या है? कर्म कारक में किसी वस्तु को दे के वापस ले लिया जाता है, और संप्रदान कारक में किसी वस्तु को देकर वापस नहीं लिया जाता है, और इसीलिए संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को, है ना? तो कर्ता ने कर्म को करने से के द्वारा संप्रदान को, और एक और इसमें साइलेंट होता है जिसको कहते हैं को के लिए। अब के लिए कहाँ हो गया? राजा धोबी के लिए वही चीज है, मतलब एक ही वहां पे के लिए भी यूज करें तो सेंस हमारा वही बनेगा, लेकिन वास्तविकता के लिए का सेंटेंस कहाँ बनेगा? जैसे कि वह मोहन के लिए कपड़ा खरीदता है। किसके लिए? मोहन के लिए कपड़ा खरीदता है। पिताजी मेरे लिए चॉकलेट लाते हैं, तो क्या चॉकलेट वापस लेंगे? नहीं। तो के लिए जहां लग गया वो समझो कि उसका है कि नहीं? अब उसका हो गया तो फिर वहां कौन सा कारक हो गया? अब हम कहें शिव को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है। अब मान लो हम किसी को प्रणाम कर दें, फिर कहे कि हमारा प्रणाम वापस दे दो, है? ऐसा है? नहीं। तो किसी को प्रणाम करें तब भी वहां पे कौन सा कारक है? शिव को नमस्कार है ना? गुरु को नमस्कार है, पिताजी को नमस्कार है, माताजी को नमस्कार है, तो इसमें कौन सा कारक लगा? संप्रदान कारक। दादाजी को नमस्कार है, ओम नमः शिवाय कहते हैं ना, तो शिवाय कहने का मतलब क्या है? शिव को नमस्कार है। गुरुवे नमः, गुरुवे में कौन सा कारक लगा है? संप्रदान कारक लगा है। शिक्षकाय नमः, शिक्षक में कौन सा कारक लगा है? संप्रदान कारक। रामाय नमः, रामाय में कौन सा कारक लगा है? है समझ में? तो जब किसी को प्रणाम कीजिए तो उसमें जो है हमेशा संप्रदान कारक छिपा रहता है, इसीलिए संप्रदान कारक का सिंबल क्या हो गया? दो बातें स्पष्ट हो गई। चलिए अगला बात है पंचमी आपादान। देखो आपादान का मतलब होता है यहाँ पर इसका भी सिंबल से ही होता है। क्या? से। लेकिन से होता है, लेकिन यह से उस सेंस में यूज करते हैं जहां दो चीजें एक दूसरे से अलग होती है, यानी इसका सेंस जो है जुदाई के सेंस में किया जाता है। क्या? जुदाई मतलब अलगाव। क्या? अलगाव। क्या? अलगाव। ऐसे समझ में? अलगाव समझ रहे हैं ना? बिछड़ेपन, है ना? क्या? बिछड़े तड़प के आह इस दिल से निकलती रहे। तो क्यों तड़प रहे हैं? क्योंकि अलग हो गए। राजा दशरथ जो है अपने पुत्र से अलग हो गए, है ना? पुत्र से अलग हो गए ना, तो वो भी वहां पे क्या हो रहा है? राजा दशरथ पुत्र से अलग हो गए, यानी इसका मतलब दोनों के बीच आपादान। तो जब दो चीजें अलग हो तो वहां पे कौन सा कारक है? आपादान कारक। जैसे मान लो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, आपादान कारक। लड़का छत से गिरता है, आपादान कारक, है कि नहीं? तो इस सेंस में ठीक है, नारियल के पेड़ से गिरता है, तो अब बताओ नारियल का पेड़ ऊपर है, यानी जहाँ लगा होगा वो तो अपना जगह छोड़ दिया ना, है समझ में? यानी कहने का मतलब जो अपना स्थान छोड़ दे एक जगह से वहां पे आपादान कारक हो जाता है। ऐसा समझ में? तो आपादान का सिंबल क्या हो गया? संबंध कारक का मतलब क्या होता है? संबंध कारक का मतलब किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य वस्तु से उसका कोई संबंध होता है, उस संबंध को प्रदर्शित कैसे करते हैं? का के की से। का के की से, अच्छा है रा रे का के की कहो, अच्छा है रा रे री कहो, है ना? रा रे री कहो, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है का मोहन का, सोहन का, हरि का, है ना? हरि का, मनोज का, सनोज का, रमेश का, मीना का, टीना का, है ना? तो का के की, तो समझिए कि कौन सा कारक है? संबंध कारक।
रा रे री, तुम्हारा तुम्हारी, मेरा मेरी, है ना, उसका उसकी, ये सब कौन सा कारक हो गया? संबंध, है ना। जैसे मोहन का भाई डरपोक है। मोहन का भाई डरपोक है। अब बताओ, मोहन का भाई, देखो ध्यान से, मोहन का भाई यानी भाई का संबंध किससे है? मोहन से। मोहन का भाई कौन संबंध बता रहा है ना? तो का में कौन सा कारक हो गया? यहाँ पर बताइए कौन सा कारक है? गंगा जल, गंगा का जल, देखिए ध्यान से, संबंध कारक से जुटा हुआ है। किससे? हाँ, गंगा जल का मतलब गंगा का जल, गंगा का जल। अब गंगा और जल में संबंध है, यानी जल किसका है? गंगा का। देखो, जल किसका है? गंगा का। समझ आ रहा है? जल किसका है? गंगा का है। किसका जल है? गंगा। मेरा है? हाँ, तो संबंध कारक में एक और बात स्पष्ट कर लीजिए। संबंध कारक में एक बात और स्पष्ट कर लेना है। क्या स्पष्ट कर लेना है? कि इसमें जो है ना, ये अधिकार को बताता है। क्या? संज्ञा या सर्वनाम के अधिकार को बताता है कि संज्ञा या सर्वनाम का अधिकार किस पर है, किस पर है। तो गंगा का अधिकार क्या है? जल किसका है? गंगा का। यानी गंगा का अधिकार किस पर है? जल पर है। यानी जल पर किसका अधिकार है? गंगा का। ये मेरा मोबाइल है, इस मोबाइल पर किसका अधिकार है? हाँ, ये चश्मा मेरा है, इस पर किसका अधिकार है? हमारा है ना। ये कॉपी देखो सनी का है, इस पर किसका अधिकार है ना। ये देखो, ये कॉपी इसी का है ना, सनी का, इस पर किसका अधिकार है? ये देखो, ये इसके चाचा का है, तो इस पर किसका अधिकार है? चाचा का। समझा गया? तो संबंध कारक में ना अधिकार को प्रदर्शित किया जाता है। यही अंग्रेजी में पॉसेसिव प्रोनाउन कहलाता है ना। पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव, यानी यह मालिकाना का बोध कराता है ना। इस पर हक किसका है, ये बोध कराता है। कौन सा कारक? संबंध। कौन सा कारक? संबंध। संबंध कारक, तो संबंध पता चल जाएगा। गंगा का जल, है ना, यानी गंगा का जल। जल पर किसका अधिकार है? गंगा का। किसका? गंगा का। यमुना जल, यमुना। राजपुत्र, पुत्र किसका है? देवपुत्र, पुत्र किसका है? हाँ, सरयू पुत्र, हाँ, है ना। राक्षस पुत्र, पुत्र किसका? समझा गया? तो देखो, अभी ये सब समझो कि इसमें समास भी आ रहा है। इस समास से हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ठीक है? समझ आ रहा है ना? ये बात आपको समझना जरूरी है। संबंध कारक क्या होता है, क्लियर हो गया? चलिए आइए अधिकरण समझते हैं। क्या? अधिकरण। अधिकरण का मतलब होता है ना, अधिकरण कारक ये समझाता है, ये बताता है कि कोई वस्तु किसी एक स्पेस में प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे स्थिर हो कोई वस्तु, किसी, है ना, किस स्थिति में है, उसको किस स्थिति में कहाँ है, कोई वस्तु कहाँ स्थित है, इसको यहाँ पर हम प्रदर्शित करेंगे अधिकरण कारक का। किसका? अधिकरण। अधिकरण कारक का, यानी एक तरह से वस्तु का आधार क्या है ना, वस्तु का आधार क्या है समझ में? तो यहाँ पर जैसे मान लो कहे कि बिल्ली नहीं, इस बार बिल्ली को टेबल पर रखेंगे। बिल्ली टेबल पर है, टेबल पर है। बिल्ली कहाँ है? टेबल पर है। बिल्ली है कहाँ? कहाँ है? टेबल पर, है ना। तो बिल्ली स्थिर है कहाँ? टेबल पर। तो यहाँ पर देखो, यानी समझो कि अधिकरण का मतलब प्रीपोजिशन। कौन सी? प्रीपोजिशन। कौन वाला प्रीपोजिशन? इन, इनटू, ऑन, यानी में, पे और पर। समझ गया? इन, इनटू, है ना। जैसे यहाँ पे बिल्ली टेबल पर है, पर कौन सा कारक हो गया? अधिकरण। पुस्तक झोले में है,
पुस्तक झोले में है, तो बोलो में कौन सा कारक है? है समझ में? हाँ, किसी जंगल में एक शेर रहता था। अब बताओ इसमें अधिकरण कारक कहाँ है? जंगल में। किसी वन में एक शेर रहता था, अधिकरण कारक कहाँ है? वन में, है ना? छत पर बच्चे खेल रहे थे, अधिकरण कारक कहाँ है? छत पर। मेरे सिर पर एक टोपी है, अधिकरण कारक कहाँ है? सिर पर। है समझ में? यानी इसमें वस्तु के स्थिति को, आधार को बताया जाता है कि आखिर वस्तु कहाँ है, और इसी में अधिकरण कारक होता है। यानी अधिकरण का चिन्ह हो गया में पै पर। में पै, कभी लोग पै, उस पे देखो ना, उस पे देखो ना, उस पे नहीं बोलते हैं, उस पे देखो ना, नहीं कहते उस पर देखो, उस पे देखो ना, इस पे देखो ना। हाँ, तो में पै पर, इसका सिंबल हो गया। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत? अधिकरण का मतलब वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति। में और पै और पर, तीन शब्द हैं, इन्हीं चीजों से बताई जाती है। समझ आ गया यहाँ तक? हम धरती पर हैं, हमने धरती पर जन्म लिया है ना? थोड़ा सेंस भी बदल रहे, हमने धरती में जन्म लिया, नहीं ना? हम धरती में समा गए, ये सही है। कहाँ समा गए? धरती में। तब में अधिकरण कारक। धरती पर जन्म लिए, पर तब भी कौन सा कारण? समझ आ गया? हाँ, मेरे झोले में बिस्किट है, तो झोले में अधिकरण कारक। हाँ, किसी राज्य में एक राजा रहता था, राज्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। हाँ, अधिकरण कारक। समझ आ गया? एक जंगल में एक लोमड़ी थी, जंगल में अधिकरण कारक। समझ आ गया तक? चलिए अब आगे बात करते हैं संबोधन। देखो, संबोधन का मतलब होता है संबोधित करना, और संबोधित करने का मतलब होता है किसी को मतलब जो आगाह करना एक तरह से। ठीक है, आगाह करना यानी उसे बुलाना, है ना? हो बालकः अत्र आगच्छ, यानी इसका कहने का मतलब हे बालक यहाँ आओ, हे बालक यहाँ आओ, है ना? हे बालक यहाँ आओ। हे मतलब हे महाराज, है ना, मेरा कष्ट दूर कीजिए, है ना? तो हे संबंध देख रहे ना? बुलाने के लिए गांव में बड़ा बढ़िया शब्द बोला जाता है। काहे, हाँ बोलते हैं ना लोग, हाँ? कारे ऐसे ही बोलते हैं, काजी ऐसे ही बोलते हैं, का हो ऐसे भी बोलते हैं कि नहीं? तो ये क्या है? किसी को बुलाने के लिए ना इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है ना? है समझ में? यानी रे, हे, वो भी यूज करते हैं संस्कृत में, जीव यूज करते हैं। है समझ में? तो किसी को बुलाना हो, संबोधित करना हो, तो उस सेंस में जिस शब्द का यूज करते हैं वही कौन सा कारक हो गया? संबोधन। इसीलिए इसमें आता है हे, अरे, अजी, हे, अरे, अजी सुनिए, ए जी सुनिए, अरे सुनिए, है ना? ठीक है, अरे अजी रे भो, एक जुट, हाँ ठीक है, हे अरे अजीब, समझ में क्या? हे अरे अजीब। लेकिन याद रखिए, इसमें पूछा जाए कारक कौन सा है, तो कारक का विभक्ति कौन सा है तो क्या कहेंगे? कारक का विभक्ति कौन सा है तो क्या कहेंगे? इतना बात तो स्पष्ट हो गया आप लोगों को? तो हमने देखा कारक का चिन्ह, है ना? तो कारक कितने तरह के हो गए? 8 तरह के। लेकिन विभक्ति कितने तरह के हो गए? 7 तरह के। पहला और लास्ट विभक्ति क्या रहता है?